तो देश कोरोना से आर पार की जंग लड़ रहा है। कोरोना के मरीज कितने परेशान हैं, कितने घरों में लोगों ने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। हम बात कर रहे हैं कोरोना से रिकवर हुए लोगों की, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये संख्या 2 करोड़ 4 लाख के पार जा चुकी है। कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को ये लगता है कि उनको एक नई जिंदगी मिल गई है। लेकिन सच ये है कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी सेहत पर खतरा खत्म नहीं होता। पोस्ट कोविड कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। ये बीमारियां शारीरिक भी हैं और साथ ही मानसिक तौर पर भी होती हैं। हो सकता है कि सांस फूलने की दिक्कत हो जाए, कमजोरी की शिकायत हो, थकान हो रही हो, सीने में दर्द की समस्या हो, या हो सकता है कि आप मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हों। और ये सब कुछ जब आप कोरोना से ठीक हो चुके हों तब आपको ये तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसे हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स कह रहे हैं। तो कोरोना से ठीक होने के बाद भी इन तमाम बातों का ख्याल रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम आपको आज यही बताएंगे कि जो पोस्ट कोविड बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं किसी के भी अंदर, और उनसे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि कई सवाल अब आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि कोरोना से मैं ठीक तो हो गया हूं, लेकिन क्या मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूं, या फिर मुझे कुछ और बीमारी भी हो सकती है क्या। ये तमाम सवाल हैं जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले परिचय आपसे करा देती हूँ उनका। डॉक्टर उमेश अग्रवाल, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्रतो कुमार दत्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। मेरे साथ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष जायसवाल भी जुड़ रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निमेश जी देसाई भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में जो उठ रहे हैं उनका जवाब आपसे जानना जरूरी है। शुरुआत डॉक्टर उमेश वर्मा मैं आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि लोग अगर कोविड होने के बाद ठीक हो रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको नई जिंदगी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन शायद ये भ्रम होगा उनका, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें कोविड से ठीक होने के बाद भी, जिसे हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स कह रहे हैं, उन्हें होती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को पोस्ट कोविड सिम्टम्स रहते हैं। इनमें जो प्रमुख सिम्टम्स हैं, मरीज कंप्लेंट करते हैं हमें प्रोलॉन्ग वीकनेस चल रही है, कुछ मरीजों को खांसी रहती है, कुछ मरीजों को हल्का हल्का बुखार रहता है, और कुछ मरीजों को मानसिक चिंतन और परेशानियां भी रहती हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए हमारी सलाह है कि हर एक पेशेंट अपना नियमित रूप से उचित आहार खाए, रेगुलरली एक्सरसाइज करे। स्पेशली जो लोगों को लंग्स में इन्वॉल्वमेंट रहा है उन लोगों को स्पायरोमेट्री करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो काफी हेल्पफुल रहती हैं। एक्सरसाइज करने से बॉडी में क्लॉट्स बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म और मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। सारे पेशेंट्स को कुछ स्टीम इनहेलेशन लंबे समय तक के लिए लेना चाहिए, और खून पतला करने की जो गोली है, जैसे इकोस्प्रिन है या एलिक्विस है, ऐसी कोई ना कोई गोली का सेवन कम से कम 6 हफ्ते के लिए करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट को फीवर दोबारा से डेवलप होता है तो वो अपने फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर जहां पर भी वो इलाज करा रहे हैं वहां से उनसे संपर्क करें। और आजकल एक ये म्यूकोरमाइकोसिस नाम की फंगस का बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हम सब पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड देते हैं, और अनसुपरवाइज स्टेरॉइड यूज करने की वजह से या प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज करने की वजह से कुछ पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। ठीक है, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुब्रतो, कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन हार्ट पेशेंट हैं, ये खतरनाक हो सकता है क्या हार्ट पेशेंट्स के लिए आगे, या फिर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को? जी हाँ, देखिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं ये एक बहुत बड़ी कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड फेफड़ों पे बहुत बड़ा डैमेज करता है, जिसके लिए ये एक जानलेवा बीमारी बन गई है। तो हार्ट भी इसमें अफेक्टेड हो जाता है, और जो हम घर में इलाज करते हैं और फुल ऑफ करते हैं उनमें 1 से 2% लोगों को हार्ट की असर दिखता है, पर जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उनमें 1/3 लोगों में हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हमें दिखती है। तो सर्वप्रथम रिकवरी में एक चीज याद रखना है कि नियमित अपनी जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की जो दवाइयां हैं इनको इंसान जरूर लेता रहे। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स 2 से 3 लीटर, उसमें वो पानी हो, छाछ हो,
कोई जैसे नारियल पानी, ग्रीन टी, ये सब लेना बहुत जरूरी है। फल, फ्रूट, सब्जी लें। और एक चीज है कि जो तंबाकू और अल्कोहल का जो यूज है इसको बिल्कुल निषेध समझें, इससे बिल्कुल दूर रहें और इस तरीके से आदमी अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हम बहुत जोर देते हैं और जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे 5 मिनट के लिए पहले एक्सरसाइज किया, कोई खुली जगह हो, बरांडा है, छत है, कोई आसपास निकट खुली जगह में, वहां जाके 5-5 मिनट दिन में 3-4 बार चलें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं टू अबाउट 30 मिनट्स अ डे। कुछ वार्निंग साइंस पे हम बहुत जोर देंगे, जैसे यदि बैठे बैठे सांस फूलने लगे, छाती की धड़कन पैल्पिटेशन होने लगे, या उनको बेहोशी आने लगे, या शरीर में सूजन आने लगे, बुखार फिर से आने लगे, इन चीजों की लक्षण होते ही डॉक्टरों के पास आके संपर्क करना हम बहुत आवश्यक समझते हैं। इससे लोगों की जान बचती है और बीमारी के अनेक कॉम्प्लिकेशन से हम उनको बचा सकते हैं। यानी कोविड से आप नेगेटिव हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ध्यान रखना छोड़ दें। अपनी बॉडी में जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं या फिर कोई नई इस तरह की हरकत आप देख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर आशीष जायसवाल, सांस लेने में तकलीफ की दिक्कत कोविड नेगेटिव होने के बाद भी कई लोगों को आ रही है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम डाटा पे जाएंगे तो अराउंड 15 से 20 पेशेंट ऐसे हैं जो लोग एडमिटेड पेशेंट हैं जिनके अंदर हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। अगर हम डाटा देखें तो अराउंड 40% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिनको एसिम्टोमेटिक है, या जो सिम्टोमेटिक पेशेंट उनमें 60% पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर लंग का इन्वॉल्वमेंट है। लंग एक बहुत प्रीडोमिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन है जो कि हमारे कोविड में जिसके अंदर अटैक हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम पोस्ट कोविड डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो सर ने भी बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट रेट बढ़ना या नया कोई कफ आना या कोई नया कोई फीवर आना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को हमको मिलना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये हो जाता है कि जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम ये नहीं कि हम एक साथ सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने को ग्रेजुअल पेसिंग अप करना है। अगर हम एक हफ्ते में अगर हम 10 कदम चलते हैं तो नेक्स्ट हफ्ते में हम 20 कदम, ऐसे करके ग्रेजुअली इंप्रूव करना। एक साथ अगर हम करेंगे तो ये आपके हार्ट और आपके लंग पे स्ट्रेस डाल सकता है, जिससे तकलीफ बढ़ सकती है। डाइट्स का, फ्लूट्स का, गुड पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का, अच्छे बिहेवियर का, इन सब का तो साथ है ही है। साथ में जो हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमीटर कर रहे हैं, जो हम लोग योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। जैसे अगर आज हमने कोई योगा किया तो 5 मिनट वेट कर लें, फिर आधे घंटे बाद 5 मिनट की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज टुकड़ों में करें, एक साथ एक्सरसाइज मत करें। और जब भी जिसके भी सैचुरेशन अगर 90 से कम रहता है, वो हर समय अपना सैचुरेशन देख के एक्सरसाइज को ऊपर नीचे बढ़ाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आजकल आ रहा है सोशल मीडिया प्रिस्क्रिप्शंस का। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन हर एक लोगों के मोबाइल पे हैं। उन प्रिस्क्रिप्शन की जो सारी दवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कर रही है। वो और ज़्यादा पेट का नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फिर हम लोग को लगता है कहीं फिर से हमें कोविड तो नहीं हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन है इनका अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा दवाएं हम लोगों को नहीं खानी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट, जो देखो वही 3 दिन में टेस्ट करा रहा है, इन सब टेस्ट की जरूरत नहीं ना। जब तक कोई वार्निंग सिग्नल्स ना हो, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट मत कराएं, रिपीट सीटी स्कैन्स ना कराएं, और रिपीट पीसीआर का भी जो हम लोग आरटीपीसीआर का टेस्ट करते हैं कोविड-19 के लिए, हमें वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 15 से 20 दिन अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है, 15 से 20 दिन के बाद उसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं ना। अगर वो पॉजिटिव भी आता है तो आइसोलेशन में रहना है, जो कि हमने पहले से बोला है कि हमें 1 महीने का आइसोलेशन हर पेशेंट के लिए रहना है। यानी हम लोग ज़्यादा टेस्ट पे ना पड़े, अपने एक्सरसाइज पे, इन सब पे ध्यान दें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, जिनकी ऑक्सीजन कम है और जो घर पे चले गए हैं, ये वो सबसेट है पेशेंट का जिनको घर पे कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे लोगों को अपना जो सैचुरेशन है प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए, अपने फिजिशियन के साथ अटैच रहना चाहिए, और हर समय जो सैचुरेशन है वो 90 के ऊपर रखना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को रात में अपना ऑक्सीजन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रात में हम लोग अननोटिस कर देते हैं और सैचुरेशन फॉल कर जाता है। ऐसे पेशेंट्स को रात में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो जो ये कोविड पेशेंट जिनके अंदर लंग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, इनको ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड जो कोविड है, जिनका सीटी स्कोर 15 से या 10 से 15 के बीच में है, ये ऐसे पेशेंट हैं जो कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इनको अपना और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो टेलीकंसल्टेशन डॉक्टर्स हैं उनके साथ हर समय से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी को इतना नहीं थकाना है जितना कि आपको ज़रूरत है, उससे भी कम आप ज़रूर कीजिए कि आप वर्कआउट कीजिए। मैं आप लोगों के पास आती हूँ, लेकिन इस वक्त डॉक्टर नरेश त्रेहन वैक्सीनेशन को लेकर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार।
तो पहला एहसास तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक ये समझे कि वायरस अभी भी है, वो म्यूटेट भी कर रहा है और हमें ये खतरा है कि किस तरीके से वो म्यूटेट करेगा और कितना भयंकर होता जाएगा। तो जो अभी हमने इस वेव में देखा है, एक तो कि 4 गुना ज्यादा एकदम बहुत रफ्तार से चली गई। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ रहा है कि काफी सीवियर लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जो हम HRCTs देख रहे हैं, वो HRCT जब पहली बार में तो हमने 22/25 स्कोर, 24/25 स्कोर बहुत कम देखा था। इस जो हम हॉस्पिटल में अब पेशेंट्स एडमिट कर रहे हैं या वैसे जिनके हम HRCT देखते हैं, तो ये काफी तादाद में बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ इस वेव में, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो पहली वेव से ज्यादा है। तो इसका पहला मतलब जो पब्लिक ट्रांसलेट करेगी कि भैया अब इससे और भी ज्यादा बचना है और भी ज्यादा मास्किंग करनी है। और ये भी एडवाइजरी दी गई है कि अगर जो आप बाहर जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो डबल मास्क लगा के जाएं। घर पे भी आप एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क या 3 लेयर क्लॉथ मास्क पहन के रहें कि एक दूसरे से भी अगर जो किसी को हो गई इन्फेक्शन के और मेंबर्स ऑफ द फैमिली को नहीं फैले। अब दूसरा पहलू आया कि हम ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे वायरस को ट्रीट करना है। और इसका जैसे ही सिम्टम्स हो अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको खांसी, जुकाम, गले में दर्द वो होगा, बुखार होगा, वो मोस्टली पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसीलिए आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो और फैमिली मेंबर्स बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए उचित है जिनको एक सीवियर इन्फेक्शन हो रही है या मॉडरेट से ज्यादा सीवियर तक पहुंच रही है। उनके लिए जो हम दवाइयां यूज करते हैं उसको इंट्रावीनस यूज भी करना पड़ता है, हाई ऑक्सीजन भी कई बार देनी पड़ती है। तो हॉस्पिटल बेड्स उन्हीं के लिए रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा तादाद में हम होम क्वारंटीन और होम ट्रीटमेंट में 90% लोगों को ट्रीट कर सकते हैं और वो ठीक भी हो जाएंगे। पर ये डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर को ऐसा लगे कि हॉस्पिटल जाना है तभी आप जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि बेकार में बेड ऑक्यूपाई करने से जिनको जरूरत है वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो आज जो मेन मुद्दा है वो है वैक्सीन का। जैसे डॉक्टर गुलेरिया समझा रहे थे कि 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में 4 से 6 हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझ रखना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से अब चल रही है हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी। और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक भी आ गई और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। ये क्योंकि उनकी जो इन्फेक्शन है और मॉर्टेलिटी है वो उनमें ज्यादा होती है। इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है 45 से नीचे, अब उनके लिए भी खुल गया है। पर जैसे हर देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं होगा, सब देशों में हुआ है कि सबको सिक्वेंशियली अपॉइंटमेंट्स मिलेगी और सबको वैक्सीन लगेगी। इतनी देर में ये घबराना, हमें वो सबसे बड़ा जो हमने पहले ही बताया कि वेपन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लॉकडाउन में जाना है। और अगर जो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे
तो ये चेन वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को भी, और ऐसे हिंदुस्तान में भी केस कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सबको टीकाकरण हो जाएगा। आप कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन हो सकता है कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद आप कई तरह की बीमारियों से घिर जाएं, कई दिक्कतें आपको हो रही हों। तो वो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनका इलाज क्या है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, यही चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। और अब मैं डॉक्टर निमेश जी देसाई आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में डिप्रेशन को लेकर भी हमने बहुत चर्चा की, लेकिन ये डिप्रेशन उन लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कैसे बचा जाए और क्या इसे लेकर आप कहेंगे? शिरीन, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले हमारे 3 साथियों ने जो कही बातें, हेल्दी लाइफस्टाइल सब पहलुओं में वो बहुत जरूरी होगा हर एक व्यक्ति के लिए, खासकर जो कोविड से रिकवर हुए हैं। दूसरी बात, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का जुड़ाव है, जो इंटीग्रेशन, जो दोनों को एक साथ देखना जरूरी है, उसका शायद सबसे ज्यादा अच्छा मौका अब है हर एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, हर डॉक्टर के लिए। तो न सिर्फ शारीरिक लक्षणों को देखा जाए कोविड के बाद जो हमारे साथियों ने बताया, लेकिन जो मानसिक लक्षण है उनको भी ध्यान में रखा जाए। नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव भावनाएं बहुत ज्यादा हो, रेड अलर्ट, अगर सुसाइड के या मरने के विचार आए, खाने पीने में कमी हो जाए, नींद में गंभीर तकलीफ हो, बातचीत में व्यवहार में को बहुत बदलाव आ जाए, तो डिप्रेशन की बीमारी जो वैसे भी पहचानना जरूरी था वो 10-20 गुना ज्यादा हो गया महत्व का पहचानने में। एक दूसरी बात समझें कि जो जैसे डॉक्टरों ने पहले कहा, स्टेरॉइड्स और ऐसी दवाई जो दी जाएगी कोविड के इलाज के लिए, मोस्टली जस्टिफाइड, लेजिटिमेट, उनके भी मानसिक असर होते हैं। डिप्रेशन सबसे बड़ा असर है। तो बीमारी, उसका ब्रेन पे डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट, दवाइयों का असर और सामाजिक और मानसिक पहलू, और हम भूल नहीं सकते जो आर्थिक और इंटरपर्सनल इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक इफेक्ट्स होंगे, इंटरपर्सनल इश्यूज परिवारों में और घरों में होंगे। इन सब के कारण डिप्रेशन की मात्रा बढ़ना ऑलमोस्ट श्योर है। एक ही सावधानी हम बरत सकते हैं कि डिप्रेशन को और किसी मानसिक बीमारी को जल्दी से पकड़ ले, जैसे बाकी बीमारियों के लिए सही है, और सकारात्मक भावना रखें, सोच रखें। मैं एक चीज कहना चाहूंगा शिरीन, यहाँ पे जो शायद कम बात हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, कम से कम 10% जनता मानसिक रोगों से पीड़ित किसी भी समय में रहती है, और ऐसी महामारी के दौरान, खासकर ये जो सेकंड वेव है इसके दौरान, जो 8 से 10% व्यक्ति मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार थे, इलाज चल रहा था या नहीं ले रहे थे, उनके और उनके अभिभावकों के लिए, परिवार वालों के लिए ये और जरूरी समय है अलर्ट रहने का। हमारे अस्पताल में और प्राइवेट सेक्टर में केसेस ऑलरेडी आने लगे कि स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर की बीमारी थी, इलाज से सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस महामारी ने और खासकर सेकंड वेव ने उसको डिस्टेबिलाइज कर दिया, इंसान की मानसिक स्थिति और गड़बड़ हो गई। तो जो मानसिक रोगी है उनके और उनके परिवारों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एहतियात, और हम बाकी सबके लिए भी, खासकर जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर उमेश वर्मा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को, या फिर अगर कोई इस तरह की हरकत हो रही है जो किसी बीमारी की तरफ इशारा करे, हम नहीं पहचान पाते। तो जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, क्या उन्हें कुछ टेस्ट एहतियातन करा लेने चाहिए? मैम दोबारा से बोलिएगा। डॉक्टर उमेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल यह है कि कई बार हम अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को, या फिर कुछ इस तरह की हरकत जो किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रही हो, हम नहीं समझ पाते। तो क्या कोविड से रिकवर होने के बाद कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो करा लेने चाहिए? ये एहतियातन पूछ रही हूँ मैम। मैं ना आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को और मीडिया हाउसेस को ये कहना चाहूंगा कि हमें ना जो करना चाहिए है इस बीमारी को रोकथाम के लिए, वो प्रमोट करना चाहिए मास्क पहनना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जब हम मेडिसिन की डिटेल्स में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन से जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो भी थोड़ी सी भयभीत हो जाती है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अनसुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, कोई परेशानी है, तो आप अपने निकटतम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास में, जो आपके फैमिली फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे सलाह करें
क्योंकि अपनी मर्जी से ही हम जांचें कराने लगेंगे तो फिर उन जांचों का इंटरप्रिटेशन करने में परेशानी होगी, फिर हम उससे भयभीत हो जाएंगे। जी हेलो जी डॉक्टर। मैम, am I audible to you? यस यस प्लीज। मैम, हमारा ये कहना है कि हमारे को एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं, मैं जो समझ पा रही हूँ कि बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की दिक्कत अगर बॉडी में महसूस हो रही है तो पहले आप कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर से, सलाह मशवरा कीजिए और उसके बाद आगे टेस्ट करा सकते हैं। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता। मैम, अगर आप जांच करा भी लेंगे तो उनकी इंटरप्रिटेशन करनी आपको नहीं आएगी, वो तो फिर भी डॉक्टर को ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, कई केसेस में हम ये भी देख रहे हैं पोस्ट कोविड की ब्लड क्लॉट की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, तो क्या ये कोरोना से ठीक होने के बाद ऐसा खतरा है जो हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना सर्वप्रथम, जैसे हम जानते हैं, लंग्स को इन्वॉल्व करता है और ये ब्लड को थिक कर देता है। इसमें क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी बढ़ जाती है और इसमें ब्लड क्लॉट से पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हमें हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दिख रहे हैं। और इससे हमें बचने के लिए, जैसे कुछ टेस्ट हैं, जब इंसान कंप्लेन करता है कि मेरा सांस ज़्यादा फूल रहा है, तब या मेरे को छाती में दर्द, छाती में टाइटनेस, बेहोशी या कोई भी चिन्ह बताता है, तो हम उनमें डी डाइमर और ये सी रिएक्टिव प्रोटीन ऐसे टेस्ट जरूर करते हैं और कुछ ब्लड थिनर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। यदि हम देखते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या इन बीमारियों के चिन्ह हैं, तो जैसे हेपरिन एक इंजेक्टेबल ब्लड थिनर होता है या ओरल ब्लड थिनर्स होते हैं। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये सेल्फ प्रेस्क्राइब ड्रग्स नहीं हैं, डॉक्टर के सुपरविजन में ये 3 to 6 वीक्स अप टू 3 मंथ्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे बहुत जानें बचती हैं। हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो हम दवाई देते हैं, जैसे पहले के डॉक्टरों ने जिक्र किया, उससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है जी। उससे फंगस की टेंडेंसी होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शंस की। तो इसीलिए डॉक्टर के साथ कोई भी शिकायत हो, पेशेंट को ज़रूर उनको बताना चाहिए कि मेरी ये तकलीफ आ रही है, और अपनी सैचुरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, इनको घर में मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष जायसवाल, कोरोना संक्रमण में हमने देखा कि जो कोविड पेशेंट हैं उनके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचा और वो बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच गए। जो कोविड रिकवर हो चुके हैं, क्या ये खतरा बना रहता है कि आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है आगे, अगर आप सही तौर पर ध्यान ना रखें तो? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो 60% लोगों की लंग में इन्वॉल्वमेंट है, या जो पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है उनमें 40% लोगों में लंग में पैच मिले हैं, या जो पेशेंट डिस्चार्ज होके हैं उनमें 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लंग के अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाती है। जो ये वायरस होता है, ये एक फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, इसको बढ़ाता है, जिसके कारण लंग में फाइब्रोसिस होने चालू हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम टेम्परेरी के साथ साथ ये परमानेंट जैसी होती चली जाती है। क्योंकि एक बार लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है तो लंबे समय तक रहती है। अभी मौजूदा कोई ऐसी बहुत इफेक्टिव दवाएं नहीं है जो इस फाइब्रोसिस को रोकें। जो हमारी एक्सरसाइज या जो हम लोग पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का कुछ जो प्रोग्राम है, उसमें ही हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ जो डेंजर सिग्नल्स हैं, जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं उनको समझना पड़ेगा। मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ, ये वार्निंग साइंस है। वो वार्निंग साइंस ये हो सकते हैं कि किसी का भी अगर हार्ट रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा है, या किसी को कोविड के समय में कार्डियक इलनेस या किडनी की बीमारी, क्योंकि 50% लोगों में किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट है, या ऐसा कोई जो पेशेंट्स है उनको और ज़्यादा अपने को ध्यान देना है, या ऐसा कोई पेशेंट जिसमें अनएक्सप्लेन फीवर आना चालू हो जाए, कहीं भी सूजन होना चालू हो जाए, जैसे हमने देखा म्यूकरमाइकोसिस में आँख में पेन होना, दो दिखना, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आना चालू हो जाए, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, या किसी को ब्रेथलेसनेस होना स्टार्ट हो जाए, तो ये, या चेस्ट टाइटनेस होने लग जाए, तो इसका मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें उसके इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। जो आपने पूछा टेस्ट की ज़रूरत है, तो किसी भी टेस्ट की पोस्ट कोविड में ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से कोई भी टेस्ट ना कराएं, कोई सीटी स्कैन ना कराएं, कोई आरटीपीसीआर ना कराएं। लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आगे आपके लिए क्या करना है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि जिस हिसाब से लंग में इन्वॉल्वमेंट है, ये थोड़ा सा परमानेंट जैसा होना है, इसलिए लंबे समय तक रहना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम लाइन है कि हमें पॉजिटिव रहना है।
जो पेशेंट पॉजिटिव हैं, जो पेशेंट ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी बीमारी के लिए, उनमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अपने को पॉजिटिव रखें, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है फैमिली मेम्बर्स का। तो मैं सभी फैमिली मेम्बर्स से बोलता हूँ जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स के, दे मोटिवेट, कुछ ब्रेन गेम्स खेलें, कुछ उनसे बात करें। हम जब आइसोलेशन में भी रहते हैं तो हम आइसोलेटेड हैं, पर हम अलोन नहीं हैं। लोगों से बात करें, अपने बारे में डिस्कस करें। ये वो समय है जिसमें हम फैमिली वालों के साथ बात करें, अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें, जिसके कारण जो लंग की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होगी। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर हम पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन भी देते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करने की बात करते हैं। हमें इसको इसी तरीके को ग्रेजुअल और धीरे धीरे पेसिंग करके उनके लंग्स को इम्प्रूव करना है। कुछ डॉक्टर्स पेशेंट्स को इनहेलर्स या कुछ और रेस्पिरेटरी की दवाएं देते हैं, उसको फॉलो करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो सबने बोला कि हम लोग जो पहले से कुछ दवाएं ले रहे हैं, हमें हो सकता है उसके अंदर भी कुछ चेंज करना पड़े। यानी आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि हमें कोविड हो गया था, हम पहले ये दवाएं ले रहे थे, क्या इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। अपना घर पर अपना सैचुरेशन जरूर से नापें, और अपना जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, उस पर इसमें कंट्रोल रखें, और कुछ भी हो डॉक्टर को बताएं। अल्टीमेटली जो एक चीज़ है जो हम लोग को इस चीज़ से जीत देगी वो है हमारी दिमाग की पॉजिटिविटी। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। बिल्कुल। डॉक्टर देसाई यहाँ पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर देसाई, पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है दवाइयों के साथ साथ। मुझे संतोष है और खुशी है कि हमारे मेडिकल डॉक्टर साथी गहराई से और सीरियसनेस से बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, दिमागी हालत ठीक रखने की। जैसे कहा जाए, पोस्ट कोविड जो शारीरिक और मानसिक तकलीफें हैं पूरी संजीदगी से, लेकिन लाइट वेल में कहा जाए तो वो कहा जाएगा आसमान से गिरे खजूर पे लटके। तो हमें हर तरह से 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 मुद्दे हैं श्री जी। पहली बात, अब पूरे मेडिकल साइंस में और न्यूरो साइकियाट्री में खासकर ब्रेन और माइंड की जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं, 1 साल के पहले जो हम जानते थे उससे ज्यादा विज्ञान बहुत कुछ समझ जान चुका है, लेकिन हम सब अभी सीख रहे हैं। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स भी अभी इसको सीख रहे हैं। दूसरी बात मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा जो हमारे डॉक्टर साथी ने बात की, पॉजिटिव अप्रोच। आरटीपीसीआर और सीरोलॉजी नेगेटिव हो लेकिन हमारी अप्रोच पॉजिटिव हो। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की मदद करना, जरूरतमंद व्यक्ति या समूह की, तबके की मदद करना, अपनी मदद करना बेस्ट है, लेकिन दूसरों की मदद करने में अपनी लापरवाही या बेदरकारी कतई ना हो। और एक मुद्दा आखिरी जो आप लोगों ने पहले थोड़ी बात की, मानसिक कारणों से, तनाव, एंजाइटी के कारण कुछ व्यक्ति ऐसे रहेंगे हमारे साथी जो बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर टेस्ट करवाना चाहेंगे। तो ये बड़ी नाजुक पतली धार है जो समाज में हम सब ने और डॉक्टरों ने चलनी है कि सावधान रहना है, जहां जरूरी है वहीं सिर्फ टेस्ट कराने हैं, और जो ना लाजमी, गैर लाजमी डर और खौफ है उससे बचना है। तो ओवरऑल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा डॉक्टर देसाई, एक और चीज़ मैं जानना चाहूंगी, ये जो जिस एंजाइटी की आप बात कर रहे हैं, जो पोस्ट कोविड लोगों को तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है? जरूर लॉन्ग टर्म हो सकता है। हम में से बहुत सारे साथियों को याद भी होगा, एक अमेरिका का कॉन्सेप्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। तो कहा यह गया है कि ऐसी महामारी और ऐसे आपदाओं के दौरान और उसके बाद PTSD बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि हमारे समाज में कम्युनिटी सपोर्ट, फैमिली सिस्टम और बहुत सारे कारणों को लेकर पहले आपदाओं में बहुत स्टडीज हो चुकी है, हमारी खुद की और ICMR की और NDMA की। PTSD कम होता है, लेकिन लंबे अरसे तक कुछ इफेक्ट ट्रॉमा का एंजाइटी में और खौफ में होगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बढ़े, इसके कुछ आसार नजर आने लगे। एक तरफ जरूरी है कि हमने सारी सावधानियां बरतनी है, हाथ की सफाई रखें, सब कुछ। एक मुद्दा श्री जी और हाईलाइट करना चाहूंगा, 13-14 महीने से मैं कह रहा हूं, फरवरी-मार्च 2020 से बदनसीबी की बात है कि टर्म प्रचलित हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, प्रत्यक्ष रूप से या सोशल मीडिया के जरिए जो भी मैकेनिज्म हो, इमोशनल, भावनात्मक करीबियां, नजदीकियां बनाए रखनी है। सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के लिए। तो एक बड़ा मिसनोमर चल पड़ा है, अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जितनी बात फैला सके। सोशल डिस्टेंसिंग शायद भ्रामक हो जाता है, हमें सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, इमोशनल प्रॉक्सिमिटी रखनी।
ठीक है डॉक्टर दत्ता, क्या जिन युवाओं को कोरोना हो रहा है, क्या कोरोना से ठीक होने के बाद उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? हाँ जी, ये जो कोरोना में जिनको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे सिगरेट नहीं पीते, डायबिटिक नहीं है, उम्र कम है, उनमें भी ये ब्लड जो थिक हो जाती है और क्लॉट करती है, उनसे हमने हार्ट अटैक देखा है। उनमें हार्ट अटैक पड़ते हैं, उनमें मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट में सूजन आना, जिससे हार्ट कमजोर हो जाता है, हार्ट के चारों तरफ पानी जमना, पेरिकार्डियल एफ्यूजन जो मायोपेरिकार्डाइटिस का हिस्सा है, ये बीमारियां हमें देख रही हैं। ये जानलेवा होती हैं और जैसे ही पेशेंट को सांस फूलने लगे, जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने बोला कि जो हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया होने लगता है, पेशेंट बैठे बैठे सांस फूलता है, जैसे ये चीज़ें होती हैं उनको तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। उस टाइम जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हम जब उनकी ईसीजी, ट्रोपोनिन टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी ये सब करते हैं, हम ये बीमारी पकड़ लेते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं दवाइयों के माध्यम से, और कभी कभी एंजियोग्राफी वगैरह करके उससे भी ब्लॉकेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। पर आपको सुन के ये अच्छा लगेगा, जो डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं उनमें हम ज़्यादातर पेशेंट को बचा लेते हैं। पर हाँ, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एक आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है कि जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए जो EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का बनना, जो जाके पहुंच के जल्दी से पेशेंट को हॉस्पिटल तक लाना, इसमें एक हमें ध्यान देना चाहिए। रिश्तेदारों को भी इसके बारे में अलर्ट रहना है, जो उसके आसपास उसके केयर गिवर्स हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर आशीष जायसवाल, एक सवाल है कि अगर बॉडी में स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए कोविड से रिकवर होने के बाद? देखिए सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा स्वेलिंग क्यों आ रही है। देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम वो फटीग है। फटीग के कारण दूसरी बात क्या होती है, लोग इसमें डिहाइड्रेट होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपना पानी पी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो ये सब जो चीज़ें इनको तो पहले हमें अवॉइड करना चाहिए। हमने देखा है 50% पेशेंट ऐसे हैं कोविड के जिसके अंदर हम लोगों को किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है कि ये किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो ये हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आपकी हार्ट भी प्रॉपर काम करना कम कर दे तब भी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है अराउंड 10 to 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनका थायराइड भी बिगड़ चुका है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर स्वेलिंग बढ़ रही है, मल्टी फैक्टोरियल हो सकती है या कोई पुरानी इलनेस भी बढ़ सकती है। ऐसे केसेस में अगर स्वेलिंग बढ़ती है तो ये डेंजर साइन हम इसको बोलते हैं, और आप अपने जो आपके फिजिशियन हैं उनसे इमीडिएट कंसल्टेशन करें और स्वेलिंग के जो भी वो जैसा वो आपको वो करे, कंसल्ट करें, वैसा ही फॉलो करें। स्वेलिंग, हार्ट रेट बढ़ना, इन सबको आप चेस्ट में टाइटनेस होना, ब्रेथलेसनेस होना, इनको आप हल्के में मत लें। अगर ऐसा कुछ हो तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें। अच्छा, और ऐसा भी है क्या कि किसी एलर्जी का भी आप शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको पहले तो साइनस या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड ऐसा कफ रहता हो, ऐसी दिक्कत ना हो, लेकिन कोविड के बाद ये सब शुरू हो जाए? देखिए जो मैं अपने सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ कि पोस्ट कोविड लोगों को ना एक कफ और एक साइनस का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन हो रहा है। कोविड से ठीक होने के बाद भी उनको रह के थोड़ी सी खांसी आना बहुत कॉमन से एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम पोस्ट कोविड में आ रहा है। तो ये जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग एलर्जी है वो एलर्जी ऐसे में बढ़ सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पेशेंट्स पुराने पेशेंट्स हैं, जो एलर्जी के पेशेंट, अपनी सारी दवाएं बंद कर देते हैं, अपने इनहेलर्स को भी बंद कर देते हैं, जो कि मैं हर समय बोलता हूँ ऐसा ना करें। जो आप अपने इनहेलर्स या जो अपनी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको आगे चलें, ताकि जो आपकी जो एलर्जी जो हमने जिसको कंट्रोल किया हुआ था वो पोस्ट कोविड ना बढ़ जाए। यानी सारी जो दवाएं पुरानी ले रहे हैं उसको बढ़ाएं, क्योंकि एलर्जी बढ़ना एक कॉमन से सिम्टम्स है। साइनोसाइटिस होना या एक ब्रोंकाइटिस होना, एक रेजिडुअल ब्रोंकाइटिस होना बड़ा कॉमन है पोस्ट कोविड में, तो इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तरह की समस्याएं आगे हो सकती हैं। डॉक्टर उमेश वर्मा, बहुत सारे जो कोविड पेशेंट रिकवर कर चुके हैं उन्हें सरदर्द की, हेडेक की शिकायत बहुत हो रही है, कई पेन किलर भी लेते हैं, बावजूद इसके वो हेडेक ठीक नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे में, और क्या ये इसके लिए कुछ कंसल्टेशन लेना डॉक्टर का आगे जरूरी है? देखिए, एक बहुत कॉमन कारण हेडेक का वायरल हो सकता है। दूसरा, आज की डेट में जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है उसकी वजह से भी लोगों को हेडेक रहता है। डेफिनेटली हेडेक के सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इनकेस ये हेडेक परसिस्टेंट है तो आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है और उनकी सलाह में आगे आने की कोशिश करनी है। इससे पहले हमारे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड बात कर रहे थे
घर पे होने वाली साइलेंट कार्डियक एरिथमिया और हार्ट जिसको बता रहे लोग समय से उनके पास में आते हैं का बचाव हो जाता है। इसमें मैं आपको जाने के माध्यम से ये प्रयत्न करना चाहता हूँ कि पेशेंट को लगता है मुझे गैस बन रही है, डिस्कम्फर्ट है, वो भी एक हार्ट की बीमारी का लक्षण ही है। ऐसे लक्षणों को इग्नोर न करें। स्पेशली अगर आपको बात को सोने के बाद डिस्कम्फर्ट या अब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होता है तो वो हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करें और अपने अवेलेबल हॉस्पिटल हो वहाँ। ठीक है डॉक्टर निमेश देसाई, बच्चों के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, खासतौर से उनके माता पिता जो उनके पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे उदास हैं, बाहर नहीं जा पा रहे। कई बच्चों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनकी उदासी एक लंबे समय तक हो रही है। तो ऐसे माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के और किशोरों के लिए हमें सबसे पहले बात यह याद रखनी पड़ेगी कि हम हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस दिखाएंगे वो बच्चों पे असर करेगा। तो सबसे पहले जरूरी नहीं कि हमें कोई आदर्श बर्ताव करना है, लेकिन मानव सहज जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो मैच्योरिटी से हम परिवार में और समूह में बात कर सकें। बच्चों पे या बुजुर्गों पे असर कम हो, इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि एक चीज और गौर करें शिरीन जी, कि जो मादक पदार्थों की, शराब, तंबाकू और बाकी नशीले पदार्थों की जो व्यसन की लत की बीमारी है, वो भी ऐसी आपदाओं के और महामारी के बाद बहुत बढ़ जाती है। तो अभी से हमें सावधान रहना जरूरी है कि जिनको पहले आदत रही है, व्यसन की लत की बीमारी की संभावना है, वो सावधान रहें, क्योंकि मादक पदार्थों की व्यसन की बीमारी एक संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम सबने बार बार कहा, हर व्यक्ति और हर तबके ने, हर समूह ने कोविड से बचना है। अगर कोविड हो गया तो पोस्ट कोविड प्रिकॉशंस सारे लेने हैं, लेकिन ये मौका है पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, कि जो कुंठा है, जो स्टिग्मा है, जो झिझक है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, उसको कम किया जाए। खुले दरवाजे, खुले विचार हमारे बन सकें कि मानसिक तकलीफ होना, मानसिक रोग होना या साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना किसी प्रकार की शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम सबको उम्मीद यही है कि बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट इस महामारी के हुए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, उनमें से एक ये होना चाहिए। बिल्कुल, और इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है डॉक्टर। आप लोगों ने जो भी बताया बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में दर्शकों के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.